फ्रेंड्स, मैं रजनी किरण आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 6 to 8 जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसे भी अब आप लोग प्राथमिक से बाहर हो ही गए हैं, तो आपको 6 to 8 पे ज़्यादा फोकस करके 6 to 8 में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो चलिए देखते हैं। एक समान गति से गतिमान पिंड t1 समय में x1 बिंदु पर तथा t2 समय पर x2 बिंदु पर जाता है। इस गति के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 में है t1 व t2 पर वेग का मान एक समान रहेगा। तो ये तो सही बात है कि t1 और t2 पर जो है वह वेग का मान क्या होगा, एक समान होगा। दूसरा है x2 से x1 का मान अधिक होने पर वेग का मान एक समान होगा, जैसा कि कम मान के लिए होता है। ऑप्शन 3 में है t1 व t2 समयांतराल में तय की गई वास्तविक दूरी विस्थापन के परिणाम के बराबर है। ऑप्शन 4 में है t2 से t1 का मान अधिक होने पर वेग का मान जो है वह कम हो जाएगा, क्योंकि t2 से t1 से भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं है। तो चलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। 4 जो है वह सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र ने कुछ बीजों को फ्लास्क में रखकर उसमें पानी भर दिया। कुछ समय पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे, क्योंकि ऑप्शन 1 में है वे बीज अंदर से खोखले थे, ऑप्शन 2 में है वे बीज हल्के थे, ऑप्शन 3 में है वे क्षतिग्रस्त थे, ऑप्शन 4 में है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। 4 ही जो है यहाँ पे भी सही आंसर है कि वे बीज अंदर से खोखले भी थे, हल्के भी थे, क्षतिग्रस्त भी थे, इसीलिए वह पानी के ऊपर तैरने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे एक टीन के डिब्बे की दीवार पर 2 छेद कर देने पर नीचे वाले छेद से पानी अपेक्षाकृत ऊपर वाले छेद से दूर गिरता है, क्योंकि ऑप्शन 1 में है नीचे वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन 2 में है ऊपर वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन 3 में है ऊपर वाले छेद के पास दाब जो है वह अधिक होता है, ऑप्शन 4 में है नीचे वाले छेद के पास दाब जो है वह अधिक होता है। तो यहाँ भी आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा कि नीचे वाले छेद के पास जो है वह दाब जो है वह अधिक है या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं और दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण क्या होता है? ऑप्शन 1 है समान होता है, ऑप्शन 2 में है समान नहीं होता है, ऑप्शन 3 में है चालक पदार्थ पर निर्भर करता है और ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युतीय प्रेरण में दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण जो है वह समान होता है। यहाँ आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आवश्यकता होती है, यानी कि ये सब जो है पोषक तत्व हैं, लेकिन इसके अलावा क्या आवश्यकता होता है? ऑप्शन 1 में है खनिज लवण भी होते हैं, ऑप्शन 2 है आहारी रेशे और जल भी होता है, ऑप्शन 3 है जल की सीमित मात्रा होती है और ऑप्शन 4 है अंकुरित अनाज भी होता है। तो आपका आंसर जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। 125 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतदर्शी का उपयोग है। ऑप्शन 1 में है किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाना, आवेश की प्रकृति का पता लगाना, चालक या अचालक पदार्थों की पहचान करना और ऑप्शन 4 में है उपरोक्त सभी। तो विद्युतदर्शी का उपयोग जो है हम लोग आवेश की प्रकृति का पता लगाने के लिए करते हैं। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दाब लगाने पर ऑप्शन 1 में है कि गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, ऑप्शन 2 में है गैस की अवस्था बदल जाती है, ऑप्शन 3 में है गैस द्रवित होने लगती है, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दाब लगाने से
उसका क्या होता है कि गैस के अणुओं के बीच की दूरी भी कम हो जाती है, गैस की अवस्था भी बदल जाती है और गैस द्रवित भी होने लगता है। इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रयोगशाला में एक प्लास्टिक के एक टुकड़े को गर्म करता है तथा उसे खींचकर रेशा बनाकर दिखाता है तथा विद्यार्थियों से प्रश्न करता है कि प्लास्टिक का यह गुण किसके कारण संभव है। ऑप्शन 1 है तन्यता, ऑप्शन 2 है संपीड्यता, ऑप्शन 3 है सुचालकता, ऑप्शन 4 है सुघट्यता। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, तन्यता। वह तन्य पदार्थ है, इसीलिए उसको जब उस टुकड़े प्लास्टिक के टुकड़े को गर्म किया गया है तो उसे रेशा बनाया जा सकता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम के एक परमाणु का द्रव्यमान जो है वह 664 गुना 10⁻⁻23 ग्राम है और 10 ग्राम कैल्शियम के उपस्थित कैल्शियम परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है कि दिया गया द्रव्यमान और बटे में मोलर द्रव्यमान और गुना एवोगाड्रो संख्या। ये जब आप लगाइएगा ये फॉर्मूला तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, यानी कि 1.5 गुना 10⁻⁻+23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पानी के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा। ऑप्शन 1 में है धीरे धीरे घटेगा, ऑप्शन 2 में है पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन 3 में है पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऑप्शन 4 में है धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यदि पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा, पहले तो घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इस तरह से आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। 130 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके गमले में लगा गुलाब का लाल फूल सूर्य के श्वेत प्रकाश से ऑप्शन 1 में है काला दिखाई देगा, ऑप्शन 2 है लाल रंग की किरणों को अपवर्तन करेगा, ऑप्शन 3 में है हरा दिखाई देगा, ऑप्शन 4 में है लाल रंग की किरणों का परावर्तन करेगा। तो गमले में लगा लाल फूल जो है वह सूर्य के श्वेत प्रकाश में लाल रंग की किरणों को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धातु को अन्य धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके मिश्र धातु बनाते हैं, क्योंकि धातु का मूल्य कम करने के लिए, ऑप्शन 2 में है धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन 3 में है धातु को अधिक आकर्षक बनाने के लिए और ऑप्शन 4 में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है यहाँ आंसर वह ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। धातुओं या अधातुओं से मिश्रित करके जो मिश्र धातु बनते हैं तो धातु की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए ही हमेशा करते हैं। तो 2 जो है वह सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में आयोडीन की कमी होने वाले घेंघा रोग के शारीरिक लक्षण होते हैं, यानी कि जो घेंघा रोग होता है उसका शारीरिक लक्षण क्या है। ऑप्शन 1 में है शारीरिक रूप से कमजोर, 2 में है बच्चों में मानसिक विकलांगता, ऑप्शन 3 में है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और ऑप्शन 4 में है 2 व 3। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा कि गर्दन की ग्रंथियाँ जो है वह क्या होती है, फूल जाती है। तो ऑप्शन 3 जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती है। ये रोग फैलते हैं कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो सर्दी के मौसम में जो छोटे छोटे बच्चों को जुकाम व खांसी हो जाती है, यह रोग जो फैलता है वह वायरस के कारण फैलता है, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। ऑप्शन 1 में है अनलोडिंग, ऑप्शन 2 है अलवणीकरण, ऑप्शन 3 है लोडिंग और ऑप्शन 4 है आसवन। तो आपका यहाँ आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर
4 के साथ जाएगा आश्वन। 135 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि जल में जो घुली निलंबित अशुद्धियां हैं उसको अलग करने की प्रक्रिया जो है वह आश्वन के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है हिंज संधि, धुराग्र संधि, ग्लाइडिंग संधि या फिर सैंडल संधि। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, सैडल संधि है। सैडल संधि के उपस्थित होने के कारण ही जो है अन्य अंगुलियों की अपेक्षा अंगूठा जो है वह स्वतंत्रता से गति करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि 135 का भी 4 और 136 का भी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल में लगी आग को किस प्रकार बुझाते हैं? ऑप्शन 1 में है कंबल से ढककर, ऑप्शन 2 है जल द्वारा, ऑप्शन 3 है कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा, ऑप्शन 4 है तेज हवा द्वारा। तो जब पेट्रोल में आग लगती है तो उसे हम लोग ये कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा बुझाते हैं, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन 1 है ध्रुमीकरण, ऑप्शन 2 है निरार्द्रीकरण, ऑप्शन 3 है वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन 4 है वाष्पन। तो पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया जो है वह वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। 137 का भी 3, 138 का भी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कहा जाता है कि ताजमहल पीला एवं मलिन हो रहा है। ऑप्शन 1 है यमुना नदी में बाढ़ के कारण, ऑप्शन 2 है उच्च तापक्रम के कारण, संगमरमर के विघटन के कारण, ऑप्शन 3 में है मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के कारण, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा कि मथुरा के जो तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले वायु प्रदूषक हैं उसी के कारण क्या हो रहा है, ताजमहल का रंग जो है वह पीला व मलिन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में छात्रों से प्रश्न करता है, परमाणु संख्या क्या है? इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। अब जो है एक टीचर जो है वह बच्चे से प्रश्न करते हैं कि परमाणु संख्या क्या है। तो बच्चा ऑप्शन 1 में है कि किसी नाभिक की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और ऑप्शन 2 में है किसी नाभिक की परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ऑप्शन 3 में है किसी नाभिक की परमाणु संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है, और ऑप्शन 4 में है किसी नाभिक की परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तो यहाँ देखिए कि बच्चे से परमाणु संख्या पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा कि किसी नाभिक की परमाणु संख्या जो है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसके 2 ध्रुव हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? मतलब कि कोई मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा है, और 2 ध्रुव में एक ध्रुव है शिक्षक और दूसरा ध्रुव है विद्यार्थी। तो ऑप्शन 1 में है फ्रोबेल बोले हैं, या फिर हर्बर्ट बोले हैं, या फिर टैगोर, या फिर एडम्स। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। ये बात जो है वह एडम्स महोदय ने बोले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों और कमजोरियों का व्यक्तिगत रूप से उपचार करना क्या कहलाता है? अगर कोई छात्र को कोई कठिनाई है, कमजोरी है, और उस चीज़ को अगर व्यक्तिगत रूप से उपचार किया जा रहा है तो वह क्या कहलाएगा? ऑप्शन 1 है समूह शिक्षण, ऑप्शन 2 है व्यक्तिगत शिक्षण, ऑप्शन 3 है कक्षा शिक्षण, ऑप्शन 4 है कहा नहीं जा सकता। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। व्यक्तिगत ध्यान दे रहा है तो व्यक्तिगत शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विज्ञान भविष्य के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल हैं। यह कथन जो है वो कैसा है? असत्य है, सत्य है, आंशिक सत्य है या कहा नहीं जा सकता। विज्ञान जो है वह भविष्य के शिक्षण में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि में अध्यापक केंद्रित तथा बाल केंद्रित उपागम दोनों शामिल है। तो इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा कि यह जो है वह सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है कि सृजनात्मक कार्यों में बालकों के डैश को बनाए रखा जाए। ऑप्शन 1 है उत्साह, ऑप्शन 2 है रुचि, ऑप्शन 3 है 1 व तथा 2, ऑप्शन 4 है सजगता। यानी कि सृजनात्मक बालक जो है उसके ऑप्शन नंबर यहाँ 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके उत्साह को और रुचि को दोनों को बनाया जाएगा, तब वह बच्चा सृजनात्मक कार्य को बहुत ही सही ढंग से करेगा। तो ऑप्शन 3 जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ऑप्शन 1 में है पियाजे, ऑप्शन 2 में है गिलफोर्ड, ऑप्शन 3 में है रूस और ऑप्शन 4 में है गेट्स। तो बच्चे जो है अपने संसार में सक्रिय रूप से या नन्हा वैज्ञानिक हो, तो हमारे पियाजे महोदय ने बोला है बच्चों के बारे में। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं। ऑप्शन 1 है किसी व्यक्ति विशेष की धारणा पर निर्भर, ऑप्शन 2 है एक से अधिक व्यक्ति विशेष की धारणाओं पर निर्भर, ऑप्शन 3 है पूर्णतः पक्षपात रहित, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, पूर्णतः पक्षपात रहित। 3 जो है पूर्णतः विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार कैसे होते हैं? कोई पक्षपात नहीं होता है। रहित का मतलब होता है नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है। ऑप्शन 1 है छात्रों की संख्या पर, ऑप्शन 2 है सूक्ष्म पाठ की अवधि पर, ऑप्शन 3 है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि पर, ऑप्शन 4 है ये सभी। तो आपका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 4 के साथ ही जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण ये सभी बातों पर निर्भर करता है। छात्रों की संख्या जो है कम पर, छात्रों की संख्या हो कम हो ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, छात्रों की संख्या पर। ऑप्शन 2 है सूक्ष्म पाठ की अवधि पर और सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह कथन किनका है? 1 नंबर में है वेस्ट का, ऑप्शन 2 में है पाइने का, ऑप्शन 3 में है वेस्टावे का, ऑप्शन 4 में है इनमें से किसी का नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अन्वेषण विधि कार्य विधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है, यह कथन जो है ऑप्शन नंबर आपका आंसर जो है वह वेस्टावे हो जाएगा। यह कथन किनका है? वेस्टावे का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 है कि उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे, ऑप्शन 2 है उनमें बृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, ऑप्शन 3 है उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो अब जब कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना है तो उनके वैचारिक संकीर्णता से उनको दूर रखेंगे, उन्हें बृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उनमें सही निर्णय लेने की भावना का विकास करेंगे। इस तरह से आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अभिभावकों के दायित्व के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 में है, मतलब प्रथम कह रहा है कि प्रत्येक अभिभावक को अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। यानी कि 2000 RTE 2009 जो है वह अभिभावक का दायित्व में क्या कहता है कि अभिभावक जो हैं उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय जो है वह भेजना है। ऑप्शन 2 में है कि अभिभावक को 8 से 16 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा।
अब कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 में है केवल 1, ऑप्शन 2 में है दोनों 1 व 2, ऑप्शन 3 में है केवल 2, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो 8 से 16 का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 से 14 का जिक्र है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। केवल और केवल 1 ही जो है वह सही है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।